नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 24 जवानों की मौत, 7 घायल। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बातचीत से होगी शांति, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी हालात की जानकारी। पुलवामा में पीडीपी नेता की हत्या। उपराष्ट्रपति आर्मेनिया और पोलैंड के दौरे पर रवाना, आपसी रिश्तों की मजबूती पर होगा जोर। कल आर्मेनिया से व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समझौते होंगे। अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों में फिर अटकी बात, पनीरसेल्वम गुट का भ्रम पैदा करने का आरोप। पलानीसामी गुट ने नकारे सभी आरोप। तालिबान के हमले के बाद अफगानिस्तान में रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख का इस्तीफा, अमेरिकी रक्षा मंत्री पहुंचे काबुल। आतंकियों के खिलाफ रणनीति पर होगी चर्चा। और पहली खबर में आज हम उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की आर्मेनिया और पोलैंड की यात्रा पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों ने एक बड़ा हमला किया है, जिसमें सीआरपीएफ के 24 जवानों की मौत की खबर है। कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हमला सुकमा जिले के कालापाथर इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब हुआ। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला किया। जवान यहां पर सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे हुए थे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। यहां पर अतिरिक्त जवानों को भी भेजा गया है। इससे पहले 12 मार्च को भी सुकमा में ही नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर हमला किया था, जिसमें 12 जवानों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने आज के इस हमले को कायराना हरकत बताया है और कहा कि गृह मंत्री ने इस पूरे हमले पर दुख जताया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जल्द ही रायपुर जाकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जो घायलों को इवैक्यूएट कर दिया, तो बॉडीज को भी वापस बेस कैंप तक लेने के लिए जो अभी अभियान चल रहा है। घटना की समीक्षा करने के बाद, फिर फील्ड विजिट करने के बाद ही हम पूरा विवरण बता पाएंगे। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्टैंड थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं। और इस वक्त बस्तर से स्थानीय पत्रकार करीमुद्दीन शेख जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। करीमुद्दीन, जिस तरीके से पूरा हमला हुआ है, फिलहाल जो स्थिति है, क्या वहां पर नियंत्रण में है? अतिरिक्त फोर्स भेजाने की बात हो रही थी, और जिस इलाके में ये घटनाक्रम पूरा हुआ है, क्या वो इतना ज़्यादा पेचीदा, मैं कहूँ कि नक्सल प्रभावित था, और इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज़ के पीछे वजह क्या है? बड़ा चिंता गुफा जो इलाका है, बुरुकपाल, जहाँ घटना हुई है, ये बहुत जंगल इलाका है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान सुबह निकले थे सड़क निर्माण कार्य के सुरक्षा के लिए, तो रास्ते में 2.5 किलोमीटर चलने के बाद पहले ब्लास्ट किया नक्सलियों ने, फिर उसके बाद फायरिंग की। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि खाना खा रहे थे, उसके बाद उनके ऊपर अटैक हुआ। इस पूरी घटना में लगभग 26 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, और 8 जवान अभी भी लापता हैं। और अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंच चुका है और आईजी बस्तर भी वहां पहुंच चुके हैं। घायलों को, जो 6 घायल हैं, उनको रायपुर शिफ्ट किया गया है। और क्या बड़ी संख्या में वहां पर नक्सली थे, और जो स्थानीय लोग थे उनका 300 संख्या में नक्सली थे। ये बताया जा रहा है कि 300 संख्या में नक्सली थे, पूरे इलाके को घेर लिए थे। जो 8 लोग मिसिंग है अभी, एक कमांडर है, प्लाटून कमांडर, उसके साथ जो टोटल मिला के 8 लोग जो मिसिंग है, इनकी खोजबीन की जा रही है वहां पर, और हेलीकॉप्टर भी अभी उसी इलाके में है। और क्या स्थानीय स्तर पर जो इंटेलिजेंस थी उसकी नाकामी कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का वहां पर मौजूद होना? नहीं, देखिए, किसी की नाकामी वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि इतना बड़ा जमा होना और घना जंगल है इलाके में मतलब पुलिस वालों को मालूम होना चाहिए। वहां पर जो घायल हुए हैं उनको कहां पर रेफर किया गया है, और जो इलाके में घेराबंदी की गई है वहां से क्या खबरें मिल रही इस वक्त? घेराबंदी जो किए हैं, वो जो 8 मिसिंग है उसको ढूंढ रहे हैं सबसे पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। करीमुद्दीन शेख बता रहे थे स्थानीय हालत वहाँ पर क्या है। फिलहाल जो जवान घायल हैं उनको ढूंढा जा रहा है, और 300 के करीब संख्या नक्सलियों को बताई जाती है जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी आज से 5 दिन की आर्मेनिया और पोलैंड यात्रा पर हैं। पहले पड़ाव में वो येरेवन में आर्मेनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों की इस यात्रा के दौरान कई अहम राजनीतिक और व्यापारिक समझौतों पर दस्तखत होंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आर्मेनिया की यात्रा पर हैं। मंगलवार को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में उपराष्ट्रपति वहां के राष्ट्रपति सर्ज सर्गियान और प्रधानमंत्री केरन करपेटियान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समझौते होंगे। Although our trade is below potential, there is scope for further cooperation in several sectors such as IT, pharmaceuticals, chemicals, automobiles, garments and textiles. The Indian group Kalpataru Power Transmission Limited is currently executing a transmission tower project in Armenia. India has also assisted Armenia in setting up a center of excellence with the Param supercomputer. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी येरेवन विश्वविद्यालय में छात्रों को भी संबोधित करेंगे। भारत और आर्मेनिया के बीच बहुत पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। भारत के सम्मान में येरेवन विश्वविद्यालय में हिंदी का एक विभाग भी है। Armenian churches in India are a regular reminder of our historical links with that country. Historians have recorded the contribution by Armenians to our trade and commerce as well as to cultural activities. आर्मेनिया ईसाई धर्म का एक बड़ा केंद्र है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आर्मेनियाई आध्यात्मिक गुरु करेकिन से मुलाकात करेंगे। 26 अप्रैल को वो यात्रा के अगले पड़ाव में पोलैंड की राजधानी वारसा के लिए रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ उनकी पत्नी सलमा अंसारी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी 2 देशों की यात्रा पर हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस दौरे के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत सुरेश के गोयल साहब हैं। स्वागत है सर आपका। आर्मेनिया के साथ अगर मैं समझना चाहूँ फिलहाल जो स्थिति है वो किस तरीके के रिश्तों को लेकर और हमारी नज़र अब कहाँ पर है? अगर आप मेरे को इजाज़त दें तो मैं आर्मेनिया और पोलैंड दोनों को ही बराबर बराबर बात करना चाहूँगा, क्योंकि रिश्ते तो जैसे कि अभी जो हमारे सचिव ईस्ट हैं उन्होंने बताया ब्रीफिंग में कि दोनों ही देशों से, मुल्कों से, आर्मेनिया और पोलैंड से ट्रेडिशनली हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं जी। आर्मेनिया के चर्चेज यहाँ पर काफ़ी हैं, कल्चरल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रही है, स्टूडेंट्स हैं वहाँ आर्मेनिया के यहाँ पर अंडर द आईटेक स्कॉलरशिप, और काफ़ी कुछ हो भी रहा है आईटी के क्षेत्र में, तो काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इसी तरह से पोलैंड का अगर हम जिक्र करें तो पोलैंड से भी हमारे संबंध कोई 20-25 साल के संबंध नहीं है, सदियों पुराने संबंध हैं। बल्कि अगर कहा जाए तो जर्मनी में और पोलैंड में एक जो इंडियन स्टडीज़ की शुरुआत हुई थी वो दोनों में तकरीबन एक ही टाइम पर शुरुआत हुई थी। तो अभी भी संस्कृत की और इंडियन स्टडीज़ की जो परंपरा पोलैंड में है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। तो संबंधों का अगर दौर देखा जाए तो दोनों ही मुल्कों से, दोनों ही देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बल्कि ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि पोलैंड से हमारे 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, 2 बिलियन का है, ग्रो कर रहा है, 25% ग्रोथ हुई है पिछले 1 साल में। हमारे 3000 स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं पोलैंड में। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर आपके अगले सवाल का इंतजार नजरें कहाँ पर हैं, हम क्या चाह रहे हैं अब फ्यूचर को लेकर? जरूरी बात यह है कि हम चाहते क्या हैं कि अगर उपराष्ट्रपति वहाँ पर गए हैं, एक ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है ये, बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है? आप ये देखिए कि यूरोप में इस टाइम पर एक बड़े उथल पुथल का दौर चल रहा है। अभी जो है फ्रांस का इलेक्शन का रिजल्ट आया है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर जो राइटिस्ट कंजर्वेटिव्स वहाँ पर पावर में अगर आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि अभी जो कुछ थोड़ा सा शक की बात है, लेकिन अगर वो आए तो फ्रांस की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। यूके में ब्रेक्सिट शुरू हो गया है। ये जर्मनी भी अपने आप को, जब ये एक तरह से ईयू का ब्रेकअप शुरू हो जाएगा तो जर्मनी की पोजीशन भी थोड़ी सी बदलेगी, चेंज होगी। तो इस सब को देखते हुए भारत के जो कि यूरोप से काफ़ी अच्छे कमर्शियल, इकोनॉमिक, सांस्कृतिक कह लीजिए, पॉलिटिकल संबंध है, बहुत मजबूत संबंध है। और उसके ऊपर हम काफ़ी डिपेंड भी करते हैं। हमारा जो एक इंटरनेशनल एजेंडा है उसमें यूरोप की एक बहुत खासी भूमिका भी है। एनर्जी के लिए जैसे जिक्र किया था, ये यूरोपियन यूनियन के लिए
स्ट्रेटेजिक तौर पर देखा जाए तो हमारे जो सेंट्रल एशिया के वहाँ पर जो हो रहा है उसमें जो है यूरोपियन यूनियन का काफ़ी अहम रोल है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आर्मेनिया और पोलैंड का जो दौरा है ये बायलैटरल संबंधों के लिए तो है ही ये, लेकिन एक तरह से एक पूरे यूरोप को देखते हुए उससे संबंध मजबूत बनाने के लिए और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी कदम लिया गया है ये। इस दौरे से पहले मैं कई जगहों पर कई जानकारी लिखते हैं कि भारत ने इन देशों की तरफ कदम तो बढ़ाए, दोस्ती के हाथ बढ़ाए, लेकिन वो जो एक तेज़ी दिखनी चाहिए थी रिश्तों में, उसको बार बार आगे बढ़ाने की जगह हम शिथिल से कुछ हुए, कुछ स्लो रहे, कुछ ऐसा रहा आपको लगता है? मैं देखिए ऐसा है कि मैं पहले बहुत पहले जब मैं मिनिस्ट्री में यहाँ पर डायरेक्टर था, मैं बात कर रहा हूँ 96-97 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर भी हम पोलैंड को काफ़ी अहमियत दिया करते थे। आर्मेनिया से हमारे रिलेशंस शायद इतने मजबूत नहीं रहे थे, लेकिन जब हम भी अपना एक ग्लोबल नज़रिया डेवलप कर रहे हैं, एक पूरे विश्व रूप में अपने संबंधों को देख रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है। तो मैं बजाय इसको देखने के कि शिथिल रहे हैं, मैं इसको इस रूप में कहना चाहूँगा कि हमने अब अपने संबंधों को इन देशों से आगे बढ़ाना शुरू किया है। जी। ट्रेड के लिहाज से भी अगर देखें तो इस दौरे में क्या प्रमुख सेक्टर्स आपको देखते हैं, मेन सेक्टर्स जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार है 25% के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं? पोलैंड से तो बेसिकली एग्रीकल्चर जो है लाइक पोलैंड का वो चाहते भी है कि हमारे यहाँ सेब आए जाएँ, तो पोलैंड से तो एग्रीकल्चरल ट्रेड काफ़ी अहमियत रखेगा। आर्मेनिया से आईटी है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो सब जो बता चुके हैं। मेरे ख्याल है पोलैंड से भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों ही ज़रूरी है यहाँ पर, कि वहाँ पर जो हम इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, फूड प्रोसेसिंग डेवलप करेंगे, उस समय हमारा काफ़ी जो है अहम रोल अदा रहेगा। और भारत की तरफ से अगर मैं कहूँ तो दोनों देश क्या चाहते हैं, मतलब वो इंडिया को एज कहाँ पर फिट देखते हैं ट्रेड के हिसाब से, पोजीशनिंग के लिहाज से? मुझे जहाँ जो मेरा पर्सनल एक विचार है, जो कि मैं पढ़ता हूँ पोलैंड के बारे में, जो उनके मैंने नज़रिए देखे हैं, ये पोलैंड भी भारत को एक बहुत मजबूत, बहुत अहम दोस्त की मित्र की तरह से देखता है ये, और वो भी सोचते हैं कि भारत से मित्रता बढ़ाने में, भारत से रिश्तों को आगे बढ़ावा देने में उनका अपना एक इंटरेस्ट है ये, क्योंकि वो समझते हैं कि यूरोप में जो 4-5 देश हैं जिनकी काफ़ी भूमिका रहेगी, उनमें एक भारत एक देश है ये। और क्योंकि पोलैंड के पहले से भारत स्टडीज़ रही हैं, संस्कृत की स्टडीज़ रही हैं, इंडिया स्टडीज़ रही हैं, तो एक अगर कहा जाए कि वो आध्यात्मिक संबंध से लगते हैं ये, तो मेरे ख्याल है पोलैंड से जो मित्रता है हमारी, इन संबंधों को और आगे बढ़ाने में पोलैंड भी उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि हम इंटरेस्टेड रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जम्मू कश्मीर में हालात संभालने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि 2-3 महीने में हालात सामान्य हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सोमवार को दिल्ली में थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी के हालात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति के तहत बातचीत का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि पथराव और गोलीबारी के बीच वार्ता नहीं हो सकती, इसके लिए शांति जरूरी है। जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। LK आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे
वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। महबूबा मुफ्ती केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिली। उन्होंने घाटी में शांति के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देश भर में रह रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। गृह मंत्री के मुताबिक सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बीजेपी महासचिव राम माधव भी मौजूद थे। आने वाला वक्त 2-3 महीने हमारे लिए बहुत अहम है। इसके लिए मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि हमारी मदद कर लें, ताकि हम जम्मू कश्मीर में जो हम हालात को सुधारना चाहते हैं उसमें मदद करें और जम्मू कश्मीर को दोबारा हम एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएं। हम सबका मानना है कि राज्य सरकार को के 1-2 महीने के अंदर परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विशेष ध्यान देकर प्रयास करना चाहिए और उसके संदर्भ में केंद्र से जिस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है वो सारा सहयोग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। इस बीच गृह मंत्री ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें ताजा स्थिति की जानकारी दी गई। दरअसल श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में हिंसा के बाद से घाटी में तनाव है। पथराव और गोलीबारी की अनेक घटनाएं हुई हैं। छात्रों के प्रदर्शन के कारण भी हालात मुश्किल हैं। मंगलवार को श्रीनगर में एकीकृत कमान की बैठक भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में आज से कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। श्रीनगर में मोर्चा निकाल रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। वहीं पुलवामा में आतंकियों ने पीडीपी नेता अब्दुल गनी डार की हत्या कर दी है। कश्मीर के हालात को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी ने पीडीपी के साथ मतभेद की खबरों को खारिज किया है। 5 दिनों के बाद सोमवार को कश्मीर घाटी में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। काफी संख्या में छात्र स्कूलों पर पहुंचे। छात्र भी कश्मीर के हालात और अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए। जो मतलब पथराव करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने बारे में नहीं सोचना, उनके हम लोगों के बारे में सोचना है। श्रीनगर में कुछ छात्रों ने मौलाना आजाद मार्ग में मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस बीच आतंकियों ने पीडीपी के पुलवामा जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी डार की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर पुलिस ने कश्मीर में करीब 100 सोशल मीडिया ग्रुप की पहचान की है जो लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं। इसमें से ज्यादातर को बंद कर दिया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है और कुछ लोग इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। और अभी तक जो हमने देखा कि जो ग्रुप एक्टिविटी होती थी कि छोटी छोटी बात पे यहाँ से पुलिस की गाड़ी गई, यहाँ से आर्मी की गई, उसकी मूवमेंट भी ये बताते थे जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं था। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पीडीपी के साथ अनबन की खबर को बीजेपी ने खारिज किया है। दोनों दलों के बीच किसी प्रकार का कोई रिफ्ट नहीं है। एमएलसी चुनाव के संदर्भ में कुछ कम्युनिकेशन गैप्स ध्यान में आए हैं, वो उसकी चिंता की जाएगी। ये तो एजेंडा ऑफ अलायंस 6 साल के लिए बनाया गया एजेंडा है, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हालात के लिए राज्य की बीजेपी पीडीपी सरकार को जिम्मेदार बताया है और सभी पक्षों से बातचीत शुरू करने की मांग की है। गवर्नर रूल कभी कोई हल नहीं होता है, इन्हीं को अपना तरीका बदलना चाहिए और जब तक पीडीपी और बीजेपी सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। Really talk and produce results whereby peace will come in this state, then they should not wait for the last stone to stop being thrown or the last bullet being fired. पिछले सप्ताह पुलवामा में सुरक्षा बलों की सख्ती के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके चलते कश्मीर घाटी के कॉलेज स्कूल 4 दिन तक बंद रहे। हाल के दिनों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अन्नद्रमुक के दोनों धड़ों ने एक दूसरे की बातचीत में देरी के आरोप लगाए हैं। पनीर सेल्वम गुट ने आज कहा कि मुख्यमंत्री ई पलानीसामी भविष्य के बारे में फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इस धड़े का आरोप है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। पलानीसामी धड़े ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि बातचीत के लिए न्योता भेजा जा चुका है। पनीर सेल्वम गुट का कहना है कि शशिकला और उनके परिजनों को पार्टी से हटाने की शर्त मान ली गई तो हम नई शर्त नहीं रखेंगे। More than 48 hours after the announcement of the committee, still
there are lingering doubts about the genuineness of the other faction. Individual party leaders and senior ministers have been airing different views and versions, questioning the very motive of the dialogue. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं और ये नीति से जुड़े फैसले हैं। बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दाखिल की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा कमीशन और जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक टीपी सेन कुमार की बहाली का निर्देश दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेन कुमार का तबादला मनमाने ढंग से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कैट के फैसले को बरकरार रखा गया था। कैट ने राज्य सरकार के फैसले में कोई कमी नहीं मानी थी। टीपी सेन कुमार को 2016 में जिशा हत्या और पुतिंगल मंदिर में आग लगने के बाद पद से हटा दिया गया था। टीपी सेन कुमार 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुख्यमंत्री और उनके परिजनों पर 10 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। याचिका में इसे नहीं मानने की अपील भी की गई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री अब्दुल्ला हबीबी और सेना प्रमुख कदम शाह शाहीन ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को सेना पर तालिबान के सबसे बड़े हमले के बाद दोनों ने इस्तीफा दिया है। इस हमले में 130 से ज़्यादा जवानों की मौत हो गई थी। हमले के बाद अफगान नागरिकों में बेहद गुस्सा है और दोनों के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस काबुल दौरे पर हैं। सुरक्षा बलों पर तालिबान के आतंकी हमले के बाद जिम मैटिस की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रविवार को हुए आतंकी हमले में 130 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। अमेरिकी रक्षा सचिव का दौरा अफगानिस्तान के साथ रक्षा सहयोग की दिशा में बेहद अहम है। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान के कथित आतंकी ठिकाने पर अपना सबसे बड़ा बम फेंका था। अफगानिस्तान में करीब 8,500 अमेरिकी सैनिक अभी भी तैनात हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए 7 मई को दूसरे दौर के लिए वोटिंग होगी। रविवार को हुए पहले दौर के मतदान में कोई भी उम्मीदवार जरूरी 50% वोट हासिल नहीं कर सका। वोटिंग में 24% वोट हासिल कर मध्यमार्गी बैंकर इमैनुअल मैक्रोन 11 उम्मीदवारों में सबसे आगे रहे। En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française. आर्थिक मामलों के पूर्व मंत्री इमानुएल मैक्रो देश की राजनीति बदलने का दावा कर रहे हैं। रविवार को हुए पहले दौर के मतदान में मैक्रो को सबसे ज्यादा 24% वोट हासिल हुए। हालांकि ये राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जरूरी 50% से काफी कम है। La responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. फ्रांस में इस बार राष्ट्रपति पद के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें इमैनुअल मैक्रो को 24%, दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट की ली पेन को करीब 21.5%, कंजर्वेटिव उम्मीदवार फ्रांसवा फियो को करीब 20% और वामपंथी उम्मीदवार जान लुक मिलाशों को करीब 19.5% वोट हासिल हुए। Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. अब 7 मई को फ्रांस की जनता पहले स्थान पर रहे इमैनुअल मैक्रो और धुर दक्षिणपंथी मरीन ली के बीच चुनाव करेगी। 39 वर्षीय इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात और दक्षिणपंथियों के बढ़ते असर के बीच ली पेन की चुनौती काफी मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।